कब्र से जिंदा लड़की। साक्षी अपने छोटे से गांव में रहती थी जो एक पुराने कब्रिस्तान के पास था। कब्रिस्तान शांतिपूर्ण जगह के बीच कुछ अजीब घटनाएं घटती रहती थीं वहां। रात के अंधेरे में कभी कभी वहां से चीखें सुनाई देती थीं और कभी कभी रहस्यमय कदमों की आवाज़ें सुनाई देती थीं दूर तक। लोग कहते थे कि वो कब्रिस्तान शापित है और गांव के बुजुर्गों ने साक्षी को कभी भी वहां जाने से मना किया था। लेकिन साक्षी को हमेशा से ही अजीब और अनजानी बातों के प्रति एक गहरा आकर्षण रहा था। साक्षी, इस कब्रिस्तान में कोई अजनबी कदम मत रखना, यहाँ कुछ और ही है, उसकी माँ अक्सर उसे कहती थी। लेकिन साक्षी का दिल कुछ और ही कहता था। एक दिन साक्षी ने सुना कि गांव के पास एक पुरानी कब्र पर लोग कभी नहीं जाते थे, क्योंकि वो लड़की बहुत पहले रहस्यमय तरीके से मरी थी। साक्षी को हमेशा से इस लड़की की कहानी में अजीब सी दिलचस्पी रही थी। उस लड़की की मौत को लेकर कई तरह की अफवाहें थी गांव में। कभी कहा जाता कि उसने आत्महत्या की थी, तो कभी कहा जाता था कि उसे किसी ने मार डाला था। लेकिन साक्षी को लगता था कि कुछ तो बहुत गड़बड़ थी। उसे ये जानने की जिज्ञासा थी कि क्या सच में वो लड़की मर चुकी थी या फिर कुछ और था जो किसी ने जानबूझकर छिपाया था। अपने अनसुलझे सवालों के साथ साक्षी ने आखिर तय किया कि वो उस कब्र को खुद ही खोद कर देखेगी। उसके साथ उसके दो अच्छे दोस्त अक्षित और रिया भी थे। अक्षित बचपन से उसका सबसे करीबी दोस्त रहा था और रिया एक जिज्ञासु लड़की थी जो किसी भी रहस्यमयी कहानी में घुसे बिना रह ही नहीं सकती थी। तुम दोनों भी मेरे साथ चल रहे हो? साक्षी ने अपनी पूरी योजना उन्हें बताते हुए कहा। तुम्हें पता है ना कि कब्रिस्तान में बहुत अजीब घटनाएं होती हैं, फिर भी तुम्हें उस लड़की की कब्र खोदने का फैसला करना है? रिया थोड़ी घबराई हुई थी। बिल्कुल, मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो लड़की किस हालत में मरी थी, अब नहीं तो कभी नहीं, साक्षी ने पूरी दृढ़ता से कहा। अक्षित ने मन ही मन सोचा, ये ठीक नहीं है, लेकिन अगर तुम दोनों जा रही हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अगली रात जब चांद आधा था और हवा में सर्दी घुली हुई थी, साक्षी, अक्षित और रिया धीरे धीरे कब्रिस्तान में दाखिल हो गए बिना शोर किए। कब्रिस्तान में घना सन्नाटा था, केवल पत्तियां फड़फड़ा रही थी और उनकी हल्की सी आवाज़ दूर तक फैलती चली जा रही थी। तीनों के चेहरों पर डर और रोमांच का एक अजीब सा मिश्रण था। ये जगह बहुत डरावनी है साक्षी, मैं ठीक से कुछ देख भी नहीं पा रही हूँ, रिया ने डरते हुए कहा। बस थोड़ा और पास पहुँचते हैं फिर देखो, साक्षी ने कहा और कब्र के पास बढ़ने का इशारा किया। साक्षी ने चुपके से उस कब्र का नाम पढ़ा, आशा शर्मा, 1995-2015। वो लड़की सिर्फ 20 साल की थी जब उसकी मौत हुई थी। साक्षी ने देखा कि कब्र पूरी तरह से घनी मिट्टी से ढकी हुई थी, जैसे कि किसी ने जानबूझकर इसे छुपा दिया हो। मुझे लगता है कि हमें पहले मिट्टी हटानी होगी, साक्षी ने कहा और खुद को तैयार किया। अक्षित और रिया ने उसकी मदद की और कुछ ही देर में कब्र का ढक्कन ढीला हो गया। जैसे ही साक्षी ने ढक्कन हटाया, अंदर की अंधेरी गहराई से एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया, जो उन्हें और भी डरावना महसूस कराने लगा। लेकिन जब साक्षी ने अंदर झांक कर देखा तो उसके होश पूरी तरह उड़ गए। कब्र में कोई शव नहीं था। वहां एक लड़की लेटी हुई थी जो बिल्कुल जिंदा लग रही थी और उसकी आंखें सीधे साक्षी को घूर रही थीं। उसकी त्वचा पीली और ठंडी थी, लेकिन वो पूरी तरह से शांति से लेटी हुई थी। तुम जिंदा हो? साक्षी चौंक गई। लाश को जिंदा होते देख अक्षित वहां से तुरंत भाग गया। लड़की ने धीरे से अपनी आंखें खोली और कहा, तुम मुझे जानती हो, तुम मुझे बचाने आई हो। ये सुनते ही साक्षी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रिया सहम गई थी, लेकिन वो साक्षी के पास खड़ी रही, जैसे कुछ अनजाना घटने वाला हो। तुम कौन हो? साक्षी ने कांपती हुई आवाज में पूछा। लड़की ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और कहा, मैं आशा हूँ, वही लड़की जिसकी तुम कब्र खोदने आई हो। तुम मुझे बचाने आई हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि तुम किसे बचाने जा रही हो। साक्षी का दिल धड़कते धड़कते सीने से बाहर आने लगा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम तो मर चुकी थी। साक्षी को अब धीरे धीरे समझ में आ गया था कि ये लड़की कोई साधारण व्यक्ति बिल्कुल नहीं थी। उसकी आंखों में जो डर था वो केवल आत्मा का डर नहीं था, बल्कि उसमें कुछ और भी बहुत ज़्यादा भयानक छिपा हुआ था।
वो लड़की लगातार साक्षी को चेतावनी दे रही थी और साक्षी अब खुद को इस खतरनाक खेल का हिस्सा बनता हुआ स्पष्ट रूप से महसूस कर रही थी। क्या साक्षी ने सच में सही किया था ये सब करके? क्या वो लड़की सच में उसे बचाने की कोशिश कर रही थी या फिर साक्षी खुद किसी काले और डरावने सच का हिस्सा बनने जा रही थी? साक्षी ने एक बार फिर से डरते हुए आशा से पूछा, क्या तुम सच में मेरी मदद करना चाहती हो? क्या मैं सच में तुम्हें बचा सकती हूँ? आशा ने धीरे से अपनी आंखें खोली और बहुत शांत स्वर में कहा, तुम नहीं समझोगी साक्षी, तुम मुझे बचाने नहीं आई हो। तुम अपने अतीत से कुछ ऐसा खोजने आई हो जिसे तुम बहुत पहले भूल चुकी हो। ये सुनते ही साक्षी का सिर बुरी तरह चकरा गया। क्या मतलब है तुम्हारा? वो डरते हुए बोली। क्या कुछ ऐसा है जो मुझे याद रखना चाहिए? आशा की आंखों में एक रहस्यमयी चमक और गहरी उदासी थी। तुमने कई साल पहले इसे महसूस किया था। तुम्हें दिल की गंभीर बीमारी थी साक्षी, आशा ने धीमी लेकिन सिहरन पैदा कर देने वाली आवाज में कहा। और मुझे एक तांत्रिक ने तंत्र मंत्र का शिकार बनाया था। जब मेरी मौत हुई उसी रात मेरा दिल तुम्हारे शरीर में लगाया गया था। ये सुनते ही साक्षी का सिर तेजी से चकरा गया। उसके कानों में डॉक्टर की आवाज़ गूंजने लगी। अगर समय पर दिल ना मिला होता तो। पास ही खड़ी रिया पूरी तरह से सन्न रह गई थी। इसका मतलब? उसकी आवाज़ कांप रही थी। तुम दोनों एक ही वजह से जुड़ी हो? आशा ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ साक्षी, वो बोली, तुम मुझे इसलिए हमेशा महसूस कर पा रही थी क्योंकि मेरा दिल तुम्हारे अंदर धड़क रहा था, लेकिन मेरी आत्मा मुक्त नहीं हो पाई थी। कुछ अधूरा रह गया था, बहुत अधूरा। अचानक आशा की आंखों से आंसू बहने लगे। प्लीज़ मेरी मदद करो, साक्षी ने कांपते हुए पूछा। लेकिन कैसे? आशा की आवाज़ अचानक बदल गई। अब उसमें दर्द नहीं बल्कि एक अजीब सी लालसा थी। मेरी जगह खुद ले लो, उसने कहा, और अपना ये शरीर मुझे दे दो, तभी मेरा चक्र पूरा होगा। साक्षी पीछे हट गई, उसकी सांसें तेज हो गईं। क्या? उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई। आशा एक कदम आगे बढ़ी। कब्रिस्तान की हवा अचानक तेज हो गई। पेड़ों की पत्तियां जोर जोर से हिलने लगी। डरो मत, आशा बोली, तुम्हारा दिल तो वैसे भी मेरा है। तभी बस बहुत हो गया, एक भारी डरावनी आवाज़ गूंजी। तीनों पलटकर धीरे धीरे देख रहे थे कि अक्षित वहां दौड़ता हुआ पहुंच गया। उसके साथ एक सफ़ेद दाढ़ी वाला तांत्रिक बाबा था जिसकी आंखें अंधेरे में भी अजीब तरह चमक रही थी। मैंने पहले ही साफ कहा था, कब्रें किसी भी हालत में नहीं खोली जाती। आशा चीख उठी। उसका चेहरा धीरे धीरे और विकृत होने लगा। नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। तांत्रिक ने जोर से अपना मंत्र फूंका। मंत्र के साथ ही जमीन अचानक जोर से कांपने लगी। आशा का शरीर अचानक बहुत अकड़ गया। उसकी त्वचा झड़ने लगी और कुछ ही सेकंडों में वो फिर से एक कंकाल में बदल गई। कंकाल से एक भयानक चीख निकली, ऐसी चीख जो कब्रिस्तान की दीवारों से टकराकर जोर से वापस लौट आई। साक्षी घुटनों के बल धीरे धीरे गिर पड़ी। उसका सीना तेजी से उठ गिर रहा था, लेकिन दिल अब पहली बार उसे अपना सा लग रहा था। धीरे धीरे वहां गांव के और लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने तुरंत पुलिस को बुला लिया, किसी ने तांत्रिक को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। आशा के कंकाल को पूरे सम्मान के साथ दोबारा कब्र में सुरक्षित रखा गया। फूल चढ़ाए गए और मिट्टी डाली गई। कब्र पूरी तरह बंद कर दी गई। गांव वालों ने साक्षी, रिया और अक्षित को खूब डांटा। ये कोई खेल हो सकता है? अगर बाबा ना आते तो अनर्थ हो जाता। तीनों चुपचाप सिर झुकाए खड़े रहे। जब सब लोग धीरे धीरे चले गए, साक्षी ने अपना सीना धीरे धीरे छुआ। पहली बार उसे कोई अजीब डरावनी आवाज नहीं सुनाई दी, कोई परछाई कहीं दिखाई नहीं दी, सिर्फ शांत सन्नाटा था। लेकिन जब वो धीरे धीरे मुड़कर जाने लगी तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कब्र के पास खड़े पीपल के पेड़ से एक धीमी सी आवाज आई, धन्यवाद। साक्षी ठिठक गई। उसने धीरे धीरे पीछे देखा। कब्र अब पूरी तरह शांत थी। साक्षी ने लंबी गहरी सांस ली और बिना पीछे देखे वहां से चली गई। कुछ कहानियां हमेशा मुक्त होकर खत्म होती हैं और कुछ कहानियां दिल के अंदर हमेशा के लिए सुरक्षित रूप से दफन हो जाती हैं।